हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर रहे हैं। हमारी थर्ड यूनिट है वो चली हुई है। थर्ड यूनिट में हम जो स्किल्स का टॉपिक है वो कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने स्किल्स के बारे में बताया और आगे हम अब स्किल्स के बारे में ही करेंगे। आज हम करेंगे जो रीइंफोर्समेंट स्किल है वो, और रीइंफोर्समेंट स्किल, और एक दूसरी है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल। तो रीइंफोर्समेंट स्किल है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट एज ए टेक्निक बिलोंग्स टू द एरिया ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द लर्नर। कि जो रीइन्फ्लुएंसन क्या आता है कि एक तरीके से ये तो साइकोलॉजिकल है, और टीचिंग प्रोसेस है उसमें रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कि ऐसे स्टूमिली का यूज करना, ऐसे स्टूमिली को प्रेजेंट करना जिससे कि रिस्पॉन्स होने की जो स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्स दे, और रिस्पॉन्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाए। So there are two types of reinforcement. फर्स्ट कौन सा होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सेकंड कौन सा होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव फॉर द बेटर रिजल्ट द यूज ऑफ द पॉजिटिव reinforcement it to be increased, while that of negative reinforcement it to be decreased or eliminated. अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस प्रकार का होगा? जैसे हमने किसी को शाबाशी दे दी, गुड बोल दिया, कोई प्राइज़ वगैरह दे दी या किसी की प्रेज़ कर दी, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? किसी को किसी प्रकार की पनिशमेंट देना, वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। अब आगे कंपोनेंट्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट स्किल। जो रीइंफोर्समेंट स्किल है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ लर्निंग द जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रीइंफोर्स बाय ए टीचर फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर इन डिजायर्ड डायरेक्शन टुवार्ड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स participation for realizing the better results in the teaching learning process. अब चलते कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से हो गए? एक डिजायरेबल बिहेवियर हो गया, दूसरा कौन सा? अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा। डिजायरेबल बिहेवियर है उसको डिस्कस करते हैं। डिजायरेबल बिहेवियर में कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? फर्स्ट हो गया यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। मतलब कि जो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्स रेफर्स टू दोज वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर दैट ब्रिंग पॉजिटिव रीइंफोर्स, increase the chance for the students to respond correctly. They may be divided in the categories like the use of praises word, जैसे कि good, very good, fine, excellent, right, etc. वो कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव उसमें। और रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, ये कौन से किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्स में। नेक्स्ट कौन सा होगा? यूज ऑफ positive non-verbal reinforce. In this, positive non-verbal reinforce refer to all those non-verbal behavior of the teacher which bring positive reinforcement. They may be divided into the categories like below. मतलब कि इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स का डिजायरेबल बिहेवियर है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे किसी स्टूडेंट्स की हमने पीठ थपथपा दी, और कि जो आंसर वगैरह है वो उसको चौक की हेल्प से बोर्ड पर लिख के बता दिया। जो स्टूडेंट्स को आंसर दे रहा है उसको केयरफुल्ली सुनना टीचर के द्वारा, और या फिर टीचर का चलकर विद्यार्थी स्टूडेंट्स के पास जाना, ये किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में। नेक्स्ट कौन सा होगा? यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। This type of reinforce fall midway between positive verbal and non-verbal reinforce and consist of such remarks जैसे टीचर ने हम, ओहो, आहा, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे जो वर्ड्स का यूज़ करता है कि उसमें बोल भी रहा है और साथ साथ उसकी जो किसी प्रकार का कोई सिंबल भी दे रहा है फिजिकल एक्टिविटी का, तो वो कौन से हो जाएंगे? एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्स। अब आगे अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर में हम कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्स।
मतलब कि जो नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्स रेफर टू दोज वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर दैट ब्रिंग अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सच रीइंफोर्सर मे बी एज फॉलो। फर्स्ट कौन सा होगा, द यूज ऑफ डिस्करेजिंग वर्ड्स। नेगेटिव वर्बल में कौन सा होगा, डिस्करेजिंग वर्ड्स अगर टीचर यूज कर रहा है, लाइक दैट, नो, रॉन्ग, इनकरेक्ट, स्टॉप, ये कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्स हो जाएगा। या फिर किसी स्टूडेंट को डिस्करेज करना, डिस्करेज स्टेटमेंट बोलना, जैसे आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग। ये चीज़ें क्या होता है कि जो टीचर होता है इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन जो ये स्टेटमेंट्स है इनका यूज़ करने से, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करने से, और इनका यूज़ कम से कम क्लास में किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा होगा, यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्स। Negative non-verbal reinforce are those non-verbal behaviors of the teacher that bring about negative reinforcement. The example of such behavior are raising the eyebrow and walking around etc. ये कौन सी होगी, या फिर गुस्से में देखना, थप्पड़ दिखाना, नेगेटिविटी के रूप में जो सिर हिला दिया, या पैर पटकना, आंखें तिरछी करके देखना, ये सारी क्या चीज़ें होती है, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्स होती है, जिसको टीचर के द्वारा कम से कम यूज करना चाहिए इन सिंबल्स का। नेक्स्ट कौन सा होगा, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या करता है कि रीइंफोर्समेंट के सही और एप्रोप्रिएट यूज़ के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिजायर्ड रिजल्ट की अचीविंग हो सकती है। अगर हम एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट का टीचर यूज़ कर रहा है क्लास में, तो इससे क्या होता है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट जो टीचर चाहता है उनकी प्राप्ति उनको अचीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवश्यकता पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़ने पर ही रीइंफोर्समेंट का यूज करें। अब जब ज़रूरत नहीं है तो रीइंफोर्समेंट का यूज ना करें, ज़रूरत के अनुसार कम या अधिक इसका यूज करें। क्योंकि अगर गलत टाइम पे किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट टीचर के द्वारा यूज़ करा है तो उसका क्या है कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव भी निकल सकता है, उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर ऑल। कि क्लास में टीचर का जो बिहेवियर होता है वो लर्निंग पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जो टीचर कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज़ करता है और अन्य स्टूडेंट्स को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्स देने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते, और जो उनका पार्टिसिपेशन होता है वो कम से कम होता चला जाता है। इसलिए टीचर को जब रीइंफोर्समेंट का यूज़ करे तो सभी स्टूडेंट्स को उत्तर देने वालों में इंक्लूड करें, रिस्पॉन्स देने वालों में इंक्लूड करें। नेक्स्ट कौन सा हो गया, न्यूनेस इन द स्टेटमेंट यूज्ड इन रीइंफोर्समेंट। जनरली क्या देखा जाता है कि एक टीचर एक ही वर्ड या एक ही रीइंफोर्समेंट का बार बार यूज करता है तो उसका जो इफेक्टिव है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या वह टीचर उसी नाम से जाना जाने लग जाता है। ये तो आपको पता होगा, हम भी स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर किसी रीइंफोर्समेंट का बार बार यूज करता है तो हम उसी टीचर का उसी रीइंफोर्समेंट से नाम निकाल देते, तो क्या होता है, टीचर का नाम निकाल देते, या जो रीइंफोर्समेंट है उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। इसलिए टीचर को क्या चाहिए कि जो वह एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज न करके उसमें समय समय पर टाइम टू टाइम चेंजमेंट लाना चाहिए। ये थे अनडिजायरेबल बिहेवियर। मैंने क्या क्या बताया, डिजायरेबल बिहेवियर के बारे में बताया। जो रीइंफोर्समेंट स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल के मेनली 2 कंपोनेंट्स है, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। डिजायरेबल में हमने 3 पॉइंट्स को इंक्लूड किया, फिर अनडिजायरेबल ये पॉइंट्स है वो इंक्लूड किया। अब हम नेक्स्ट स्किल है वो कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल। In teaching, the term illustration means the employment of those aids which will make ideas clear to the children and help them to acquire correct knowledge. It is the activity through which the teacher establishes the relationship of a certain new idea, event, or thing with the known event or idea by mentioning it with an aim to make it clear. ये कौन सा illustration है? इसमें क्या होता है, इलस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी टीचिंग है, जो भी टीचिंग मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल का यूज करना जो स्टूडेंट्स को जो कंसेप्ट कर रहे हैं उसको क्लियर करेगा उस एग्जांपल्स के थ्रू, जो और सही नॉलेज है वो प्राप्त करने में स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी।
वे सब्जेक्ट मैटर को क्लियरली, इजीली क्या और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कौन? इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। और जो कॉमर्स है, कॉमर्स की टीचिंग में ऐसे एग्जांपल्स का यूज करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉमर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है वो ठीक समय पर, ठीक टाइम पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में टीचर पढ़ा रहा है तो वो जो स्कूल में मैनेजमेंट है उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकता है। लेकिन जो टीचर है उसको एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन का यूज करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह डेली लाइफ से रिलेटेड हो, जिससे क्या है स्टूडेंट उनको समझकर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको, उसकी नॉलेज ले सके। और जो इलस्ट्रेशन है उनका जो महत्व होता है वो उस स्किल पर डिपेंड करता है जिसकी सहायता से जो इजीली और जो स्टूडेंट्स जिन वस्तुओं को जानते हैं उनके थ्रू जो सब्जेक्ट मैटर के जो नए और जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है इस स्किल्स का। अब हो गए टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा? नॉन वर्बल इलस्ट्रेशन, और सेकंड कौन सा होगा? वर्बल इलस्ट्रेशन। नॉन वर्बल में कौन सा हो जाएगा? दीज आर दोज इलस्ट्रेशन विच एक्ट डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस। जो हमारे डायरेक्टली सेंसेस के थ्रू होते हैं वो नॉन वर्बल इलस्ट्रेशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैप्स, ग्राफ्स, ग्लोब्स, मॉडल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कौन से हो गए? वर्बल इलस्ट्रेशन। These are those illustrations which influence the mind through the medium of related ideas expressed in words. Their chief function is to make clear the meaning of the general statement on an abstract idea by the aid of verbal example, analogies, comparison, similar, etc. तो ये थे 2 टाइप्स के इलस्ट्रेशन। फर्स्ट कौन सा? नॉन वर्बल। सेकंड कौन सा होगा? वर्बल इलस्ट्रेशन। अब आगे कंपोनेंट्स। इस स्किल के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कौन सा हो गया? फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि जो सिंपल वर्ड है वो क्या है? एक रिलेटिव वर्ड है। इस अगर किसी एग्जाम्पल का हम 9th क्लास के लिए वो ईजी हो सकता है, कोई एग्जाम्पल 9th क्लास के लिए ईजी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसी एग्जाम्पल्स का यूज़ 5th क्लास में कर रहे हैं या 6th क्लास में कर रहे हैं तो किसी और क्लास में कर रहे हैं तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी प्रकार से जो एक एग्जाम्पल जो रूरल एरियाज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वहीं एग्जाम्पल जो अर्बन एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल उनके लिए ईजी हो सकता है। और जो एक इसी प्रकार से कंट्रीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर एग्जाम्पल्स का यूज कर रहा है तो उसको फॉर्मुलेशन करते समय टीचर को उनका जो एज लेवल है, क्लास लेवल है, प्री एक्सपीरियंस और जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है आदि को क्या करना चाहिए? अपने ध्यान में रखना चाहिए। और जो एग्जाम्पल वो यूज कर रहा है वो इजी है या नहीं उनका किस बात से पता लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनिंग में जो स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है उससे पता लग जाएगा कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो इजी है या नहीं। सेकंड, किसे पता लग सकता है कि जो क्वेश्चन टीचर ने क्लास में राइज किया उसके जो आंसर है वो सही स्टूडेंट्स दे रहे हैं, रिलेवेंट है या नहीं है। इससे क्या पता लग जाता है कि जो एग्जाम्पल टीचर ने दिया वो सही है या नहीं। नेक्स्ट कौन सा हो गया? फॉर्मुलेटिंग एंड यूजिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल होते हैं वो सही और रिलेवेंट तभी माने जाते हैं जब वे प्रिंसिपल्स और रूल्स और कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं और वे उसे ठीक रूप से समझाने में हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी टीचर ऐसे एग्जाम्पल को प्रेजेंट करता है जो पढ़ाए जाने वाले टॉपिक या सब टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते, इसलिए टीचर को स्वयं जो एग्जाम्पल वो दे रहा है उनकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। इसलिए क्योंकि जो एग्जाम्पल टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा तो उस एग्जाम्पल के टीचर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसलिए जो एग्जाम्पल्स वो यूज कर रहा है वो रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए। इसलिए ऐसे उदाहरणों का ही फॉर्मुलेशन किया जाना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट कौन सा हो गया? फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल।
इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वह होता है जो स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करने में क्या हो, हेल्पफुल हो, और जो उनके मोटिवेशनल है या अचीव करने को उनको मोटिवेट करने में हेल्पफुल हो। इंटरेस्टिंग भी एक रिलेटिव वर्ड है, एक वही एग्जाम्पल है जो मैंने उसमें बताया था कि फॉर्मुलेशन सिंपल एग्जाम्पल में वही है कि जो एक एग्जाम्पल हम 10th क्लास के लिए यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन दूसरी क्लास के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। इसलिए इसमें भी टीचर को क्या करना चाहिए कि जब वो अपने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स का फॉर्मुलेशन कर रहा है तब वहीं स्टूडेंट्स का जो एज लेवल है और जो उनका मैच्योरिटी लेवल है वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसका पता टीचर कैसे लगा सकता है, जो स्टूडेंट्स ने कक्षा का जो होल एनवायरनमेंट में है उसके अकॉर्डिंग उसका पता लगा सकता है, जो कक्षा का डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो इसका पता लगा सकता है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स, कि इसमें क्या है कि जो एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करने के अनेक तरीके होते हैं, उनमें हम 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कौन से हो गए, विजुअल, सेकंड ऑडियो, थर्ड कौन से हो गए, टेक्चुअल एग्जाम्पल। विजुअल एग्जाम्पल में कौन से हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल चार्ट, मॉडल, आरेख, जो हमारे सेंसेस के थ्रू वर्क करे, जिसे हम आंखों से देख सके। ऑडियो एग्जाम्पल्स में कौन से आ जाएंगे, जैसे स्टोरी टेलिंग आ जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई इवेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन देना, वो किस में आ जाएंगे, ऑडियो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। और टेक्चुअल एग्जाम्पल में कौन से आ जाएंगे, जिनको स्टूडेंट्स अपने हाथों से छू कर देख सके, जो टचेबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो। अब आगे जो जो मीडिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के मीडियाज़ का जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। फर्स्ट कौन सा हो गया, नॉन वर्बल मीडिया। सेकंड कौन सा हो गया, वर्बल मीडिया। नॉन वर्बल मीडिया में कौन से आ जाएंगे, इसमें क्या होता है कि जो टीचर अपने वर्ड्स का यूज न करके जो भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उससे रिलेटिव या उससे मिलती जुलती किसी ऑब्जेक्ट का वो यूज कर रहा है टीचिंग में। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, इसी में ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट मैटर को क्लियर करने के रियल में जो वो चीज़ पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड ही उसका एग्जाम उसको दिखा के बच्चों को समझाए। फॉर एग्जाम्पल वो लेजर वगैरह हो गए, चेक वगैरह, चेक के बारे में पढ़ा रहा है तो एक चेक को वो दिखा के बच्चों को समझा सकता है, तो वो किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, नॉन वर्बल मीडिया में। सेकंड कौन सा हो गया, मॉडल। मॉडल में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स के सामने वो पॉसिबल हो सके कि उन्हें चीज़ों को, जैसे चेक को तो हमने दिखा दिया बच्चों को कि चेक ये इस प्रकार का होता है, ये इस तरीके का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों को वो लाकर दिखा सके, तो उसका हम मॉडल है वो टीचर यूज कर सकता है अपने सब्जेक्ट मैटर को समझाने के लिए। नेक्स्ट कौन सा हो गया, डायग्राम, मैप्स एंड चार्ट। जो टीचर है वो डायग्राम, मैप्स और चार्ट का अपनी टीचिंग में यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का जो मैप्स वगैरह उनके थ्रू बता सकता है। अगर पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट है वो दिखा रहा है तो वो भी उसके किसी ग्राफ के थ्रू दिखा सकता है। तो ये क्या होगा कि डायग्राम, मैप्स और चार्ट से। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पिक्चर, फोटोग्राफ एंड पोस्टर। किसी चीज़ की पिक्चर, फोटो या फोटोग्राफ और पोस्टर की हेल्प से बच्चों को समझाना। सेकंड पॉइंट कौन सा बताया था मैंने, वर्बल मीडिया। वर्बल मीडिया में क्या होता है कि जो टीचर कंसेप्ट्स वगैरह, जो प्रिंसिपल्स को स्पष्ट करने के लिए वर्ड्स का यूज करता है। फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल्स, ये तो बता रहा है कि किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाना। सेकंड कौन सा होगा, वर्बल पिक्चर्स, किसी इवेंट का टीचर अगर आप मान लो ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते उसको बता रहा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उस चीज़ के बारे में बता रहा है। दूसरा कौन सा होगा, वर्बल पिक्चर्स। वर्बल पिक्चर में कौन सा होगा कि टीचर अगर बोर्ड पे किसी चीज़ का जो पिक्चर है वो बनाकर साथ साथ उनको वर्ड्स के थ्रू बच्चों को समझा रहा है, वो वर्बल पिक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि अपने सब्जेक्ट मैटर को क्लियर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन के थ्रू बच्चों को समझाना। या स्टोरी में क्या होगा, जो भी कंसेप्ट टीचर करा रहा है उस स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझाना, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट्स कौन सा होगा, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच। इसमें क्या हो जाएगा कि जो एप्रोप्रिएट अप्रोच का टीचर के द्वारा यूज करना।
इसमें वर्बल और नॉन वर्बल मीडिया किसी भी का टीचर यूज़ कर रहा है, दोनों का जो अप्रोच है उसका यूज़ दोनों मीडियाज़ का इन अप्रोच में यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट कौन-सी होगी? इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या हो गया कि क्लास में किसी भी कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए टीचर के द्वारा एग्ज़ाम्पल देना और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जो स्टूडेंट्स हैं वो रूल्स निकालना और इन्फॉर्मेशन निकालना और उनका जनरलाइजेशन करना। मतलब इसमें क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद रूल्स होते हैं, उनका फॉर्मुलेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम नोन से अननोन की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है, और इस विधि का यूज़ किए जाने वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो ईज़ी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और रिलेटेड होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ईज़िली इस चीज़ को समझ सकें। नेक्स्ट कौन-सी होगी? डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का आपको पता ही होगा कि डिडक्टिव अप्रोच कौन-सी होती है कि सबसे पहले जो टीचर होता है वो कांसेप्ट से रिलेटेड, मतलब रूल्स बताता है, उसके कांसेप्ट्स के बारे में बताता है कि ये कांसेप्ट, और उसके बाद उस कांसेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझता है। इसमें जो टीचर है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर अग्रसर होता है। इन दोनों अप्रोच का, ये तो एक अप्रोच का, ये दोनों अप्रोच का भी एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहले हमने इंडक्टिव अप्रोच से एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट को समझाया, उसके बाद जो हमने डिडक्टिव अप्रोच है उसके द्वारा स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है और या इवेंट्स है उनको प्राप्त करके, उनको एनालाइज करके कंसेप्ट के लर्निंग लेवल को डेवलपमेंट किया। इस प्रकार दोनों का एक साथ उपयोग ही अधिक जो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।